मित्रों, आज हम आपसे कुछ प्रश्न करने वाले हैं कि आजीविका या आय के साधन तलाश रहे भारत को क्या चाहिए, जाति जनगणना या फिर कौशल जनगणना। क्या जाति भारत का विकास कर सकती है या कार्यों के लिए कौशल भारत का विकास कर सकता है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत को विश्व की सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के लिए क्या चाहिए, जाति या कौशल। आज हम आपसे ये प्रश्न इस कारण से पूछ रहे हैं क्योंकि आज देश में विपक्षी दलों के सबसे बड़े नेता की सबसे सशक्त मांग है जाति जनगणना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज देश भर में घूम घूम कर लोगों की जाति पूछ रहे हैं। वो बजट तैयार करने वालों की जाति बता रहे हैं, वो ओलंपिक खिलाड़ियों की जाति बता रहे हैं, वो राम भक्तों की जाति बता रहे हैं। भारत के विकास के लिए उनका सबसे बड़ा मंत्र है जाति जनगणना, जिसका इंडी गठबंधन के सारे नेता समर्थन कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सबसे प्रमुख हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बड़े सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने इसी बीच कुछ ऐसा कहा है कि जाति जनगणना की मांग करने वाले नेताओं के सपनों का महल ताश के पत्तों की भांति भरभरा कर गिरता दिख रहा है। तो आइए जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की किस स्कीम ने पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी है और भारत के विकास के लिए क्या आवश्यक है, जाति या कौशल। भारत में जाति नेताओं के लिए एक ऐसा अमोघ अस्त्र है कि इसके नाम पर राजनीति चमकाना अत्यंत सरल है, जबकि विकास की राजनीति के लिए समर्थन जुटाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि विकास के लिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना पड़ता है, कार्य करने पड़ते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को उत्तम बनाना होता है। इसके दूरगामी परिणाम होते हैं, किंतु इससे शीघ्रता से राजनीतिक सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जाति के नाम पर समाज को बांटने और ज्यादा बड़े समूह वाली जाति का नेता बनकर अपना जनाधार निर्मित करना अत्यंत सरल होता है। मुलायम यादव, लालू यादव, मायावती जैसे नेताओं ने अपनी राजनीति जाति के नाम पर जातियों को लड़ाकर और हिंदू समाज को जातियों में तोड़कर ही चमकाई है। पूरे भारत में ऐसे राजनीतिक दलों की भरमार है जो दलितों, वंचितों और पिछड़ों के विकास और उनके अधिकारों, उनके सम्मान के लिए संघर्ष करने के नाम पर ही बने हैं। लेकिन भारत की राजनीति में जाति को बाहर रखकर युवाओं की आजीविका, उनके कौशल की बात करना बहुत कम नेताओं को रास आता है, और बात होती भी है तो ये बातों तक ही सीमित हो जाती है। इसके लिए कोई सशक्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि हिंदू समाज को जातियों में तोड़कर नेताओं ने तो अपने घर बड़े बना लिए, लेकिन युवाओं के पास ना तो कौशल है और ना ही आजीविका का साधन। भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक युवाओं का देश है। किसी भी देश के युवा उस देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, लेकिन इन युवाओं की शक्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक है सशक्त वातावरण, कौशल के विकास के लिए अवसर और इकोसिस्टम। लेकिन इसके लिए धरातल पर कैसे काम किया जा सकता है, इसकी योजना पर काम करने के स्थान पर अधिकांश नेता जाति में व्यस्त रहते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी यही कर रहे हैं। वो हिंदू समाज को जातियों में तोड़कर उन्हें उनका अधिकार दिलाने का विश्वास दिला रहे हैं, किंतु प्रधानमंत्री मोदी और उनके गठबंधन के नेता चंद्रबाबू नायडू अलग ढंग से काम कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आजीविका के साधन और विकास के लिए एक बहुत बड़ी और सशक्त योजना बनाई है, जिसे यदि उनके घोषणा के अनुसार ही धरातल पर उतार दिया जाए तो देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य बन जाएगा जहां के 100% कार्य करने में सक्षम युवाओं के हाथ में कौशल और आजीविका होगी, जो भारत की स्वाधीनता के पश्चात एक अद्भुत और अनुकरणीय आदर्श बन जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता जाति जाति की माला क्यों जप रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
संघ के सारे अनुषांगिक संगठनों और भाजपा के प्रयासों से 2014 के पश्चात हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग जातिवाद को उपेक्षित करके निरंतर हिंदुत्व के नाम पर मतदान करता रहा, जिसका भाजपा को बड़ा लाभ मिल रहा था और राष्ट्र विरोधी शक्तियां अपने षड्यंत्रों को उस ढंग से सफल नहीं कर पा रही थीं, जैसे वो बटे हुए हिंदू समाज की स्थिति में कर लेते थे। वहीं कांग्रेस समेत जाति की राजनीति करने वाले सारे दलों की दुकान बंद हो गई थी, जिसके पश्चात 2024 के चुनाव में जब भाजपा ने 400 पार का नारा दिया तो विपक्ष ने इसके विरुद्ध ऐसा दुष्प्रचार आरंभ किया कि यदि भाजपा और राजग गठबंधन को इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा तो वो संविधान बदल देंगे। भाजपा के कुछ नेताओं के वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ कर और तकनीक के प्रयोग से अपने अनुसार बनाकर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे जातियों की राजनीति के वातावरण में पली बढ़ी जनता में से एक बड़ा भाग हिंदुत्व को भूलकर एक बार पुनः जातियों की ओर मुड़ गया, जिससे भाजपा को बहुत बड़ी क्षति हो गई। जबकि विपक्ष को लंबे समय के पश्चात इतनी सफलता मिल गई कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनने की योग्यता मिल गई और अब वे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वैसे तो कांग्रेस स्वाधीनता के समय से ही हिंदुओं को जातियों में तोड़ती रही है, किंतु 2014 से 2019 तक जातियों की राजनीति हाशिए में चली गई थी। किंतु 2024 के चुनाव में एक दुष्प्रचार के कारण बड़ी संख्या में हिंदुओं का जाति प्रेम पुनः जाग गया और कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सारे नेता अब इसी से उत्साहित होकर जाति जनगणना का नारा चीख चीख कर लगा रहे हैं और केवल 9वीं तक शिक्षा प्राप्त किए हुए जाति के नाम पर नेता बने बैठे तेजस्वी यादव जैसे लोग भारत के विकास के लिए जाति जनगणना को सबसे आवश्यक बता रहे हैं। लेकिन हम आपसे पुनः ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या विश्व की किसी विख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनी को यदि कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तो इसके लिए वो जाति पूछेंगे या स्किल? यदि आप निजी क्षेत्र की किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौशल की आवश्यकता होगी या जाति की? किंतु भारत में एक ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने युवाओं के लिए एक ऐसी योजना तैयार की है जिससे प्रत्येक युवा के पास आजीविका और कौशल होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनके प्रदेश को जाति जनगणना की नहीं अपितु कौशल जनगणना की आवश्यकता है और इसके लिए वो शीघ्र ही काम करेंगे, जिसके अंतर्गत वो पहले बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर ये आंकड़ा एकत्र करेंगे कि उन्हें किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है, किस प्रकार के कौशल और क्षमताओं वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। वहीं उनकी सरकार आंध्र प्रदेश की 3.5 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन अर्थात 15 से 59 वर्ष की आयु के लोगों से ये आंकड़ा एकत्र करेगी कि वो किस प्रकार का काम करना चाहते हैं। 9 महीने के अंदर इस कौशल जनगणना को पूरा किया जाएगा और इन काम करने योग्य लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया जाएगा और आजीविका या रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार भारत की कंपनियों और विदेशी कंपनियों को भी अपने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का पंजीयन करा के प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो भारत भर में मान्य होता है और इसके आधार पर उन्हें सेवा का अवसर मिलता है। किंतु इस योजना की अपनी सीमाएं हैं। भारत में केवल वे युवा आजीविका की समस्या से ग्रस्त नहीं हैं जो अशिक्षित या कम पढ़े लिखे हैं, अपितु पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा प्राप्त युवा भी इस समस्या से ग्रस्त हैं, क्योंकि शिक्षा लेने के पश्चात भी उनके पास कौशल नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार महाविद्यालयीन शिक्षा के पश्चात 2 में से 1 छात्र को काम नहीं मिल पाता है, जबकि वर्तमान में 51% से ज्यादा युवा ऐसे हैं जिन्हें काम के योग्य नहीं माना जा रहा है। यहाँ काम का तात्पर्य कौशलपूर्ण या स्किल्ड जॉब से है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ऐसी योजना लेकर आए हैं जिससे वो अपने प्रदेश के युवाओं को उनकी इच्छा के अनुसार कौशलों का प्रशिक्षण और जॉब दिलाएंगे। वहीं इस योजना को सफल बनाने के लिए अपने राज्य में बड़ी संख्या में उद्योग भी लगवाएंगे जहां रोजगार का निर्माण हो सके।
चंद्रबाबू नायडू का ये फार्मूला यदि धरातल पर सही ढंग से उतर जाए तो ये केवल आंध्र प्रदेश के लिए ही नहीं अपितु पूरे भारत के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। और हम यही चाहेंगे कि भारत के लोगों की जाति जनगणना हो या ना हो, किंतु कौशल जनगणना अवश्य होनी चाहिए और पूरे भारत में आजीविका सृजन के वैसे ही प्रयास होने चाहिए जिसकी योजना चंद्रबाबू नायडू ने बनाई है। चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे नेता हैं जो अपने ऐसे ही सकारात्मक कदमों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री रहते हुए कई ऐसे कदम उठाए थे जिसके कारण आंध्र प्रदेश में बड़े विकास हुए थे, जिसका प्रभाव वहां आज भी दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस आंध्र प्रदेश में 90% के लगभग हिंदू हैं। नायडू चाहते तो सरलता से अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव की भांति इन हिंदुओं को जातियों में बांटते और दूसरे नेताओं की भांति ही जातिगत जनगणना की मांग करते, किंतु उन्होंने जाति से ऊपर उठकर कौशल और आजीविका को महत्व दिया। नायडू का ये फॉर्मूला भारत भर के उन नेताओं के गाल पर करारा तमाचा है जो अपने लाभ के लिए हिंदू समाज को बांटने का घृणित षड्यंत्र करते रहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत से कुछ दूरी पर ही स्थित देश सिंगापुर बहुत पूर्व चंद्रबाबू नायडू की इसी योजना को अपने देश में लागू करके आज विश्व का चौथा सबसे धनी देश बन चुका है और आज इस देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी $90,000 है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल $1974 है। किंतु आप जानकर चकित रह जाएंगे कि कभी वो समय भी था जब सिंगापुर को केवल इस कारण से स्वतंत्र अर्थात मलेशिया से पृथक देश बना दिया गया था क्योंकि ये क्षेत्र अत्यंत निर्धन था, किंतु देखते ही देखते इस देश ने अपने परिश्रम और अपनी लगन से ऐसी सफलता प्राप्त की कि आज इस छोटे से देश के विकास की कहानी पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बन गई है। सिंगापुर के नेता ली कुआन यू थे, जिन्हें ये लग रहा था कि देश के भीतर चीनी जनसंख्या बढ़ने के कारण चीन देश पर अधिकार कर सकता है। इसी कारण से उन्होंने स्वयं ही मलेशिया के प्रधानमंत्री मलाया टुंकू अब्दुल रहमान को अपने देश के विलय का प्रस्ताव दिया और सिंगापुर 31 अगस्त 1963 को मलेशिया का एक राज्य बन गया। विलय के पश्चात तत्काल उसी वर्ष सिंगापुर में चुनाव हुए जिसमें ली कुआन यू की पीपुल्स एक्शन पार्टी को विजय मिली। पीपुल्स एक्शन पार्टी ने 51 में से 37 सीटों पर विजय प्राप्त की। मलेशिया की सत्ताधारी पार्टी यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी सिंगापुर के चुनाव में भाग लिया था, किंतु ये उन क्षेत्रों में भी पराजित हो गई जहां पर मलय जनसंख्या अर्थात मलेशिया के मूल नागरिक अधिक थे। इसके पश्चात मलेशिया में 1964 में चुनाव हुए। एक साल पहले सिंगापुर में विजय प्राप्त करने वाली ली कुआन यू की पीएपी भी इस चुनाव में शामिल हुई। मलेशिया की सत्ताधारी पार्टी को लगने लगा था कि ली कुआन यू की पार्टी केवल सिंगापुर तक सीमित नहीं रहेगी और इससे उनके राजनीतिक अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। अब यूएमएनओ के नेताओं ने ली कुआन यू के विरुद्ध दुष्प्रचार करना आरंभ कर दिया। मलेशिया तब प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था, वहीं सिंगापुर की स्थिति अत्यंत निर्बल थी। मलेशियाई पीएम टुंकू को लगा कि सिंगापुर को साथ रखने में मलेशिया पर बोझ बढ़ेगा और उन्होंने सिंगापुर को मलेशिया से अलग करने का आदेश दे दिया। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक बार पुनः अलग देश बन गया। सिंगापुर विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसे उसकी इच्छा के विरुद्ध स्वतंत्र कर दिया गया। ली कुआन यू को मलेशिया के इस कदम से ऐसा झटका लगा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे थे, किंतु ली कुआन यू इससे ये जान चुके थे कि सिंगापुर की समस्या उन्हें स्वयं हल करनी होगी और इसके पश्चात आरंभ हुआ वो अभियान जिसने क्षेत्रफल में भारत की राजधानी दिल्ली से भी छोटे देश को विश्व के सबसे धनी देशों में से एक बना दिया। ली कुआन यू चीनी, मलेशियाई और भारतीय समुदाय को एकजुट करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए। 1970 के दशक में भूमि खरीदकर उस पर सरकारी मकान बनवाए गए, किंतु सरकार ने लोगों को निःशुल्क मकान या फ्लैट नहीं दिए, अपितु इसके लिए उनसे इस ढंग से पैसे लिए गए जिससे कि उन्हें ये लगे कि उन्होंने अपना जीवन अपने परिश्रम से सुधारा है। इस समय सिंगापुर की अधिकांश जनता झुग्गियों में रहती थी। विश्व इनसे घृणा करता था और उन्हें हेय दृष्टि से देखता था। सरकार अपने देश की छवि और अपने देश के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना चाहती थी और आज भी सिंगापुर की 80% जनता उन्हीं घरों में रहती है।
इसका लाभ ये हुआ कि सिंगापुर की जनता में राष्ट्रभाव और एकता का जागरण हुआ। ली कुआन यू ने लोगों में एकता लाने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ कराए और इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग किया, जिसके कारण सिंगापुर में आदर्श राष्ट्रभाव विकसित हुआ। पीएम ली ने देश में रोजगार या आजीविका के लिए व्यवसाय के लिए विश्व भर की कंपनियों को अपने यहाँ काम करने के लिए न्योता दिया और उद्योगों को अनेकों सुविधाएं दी। इनमें से एक था टैक्स हॉलिडे, अर्थात कंपनियों को 2 वर्ष तक बिना किसी टैक्स के बिजनेस करने की छूट दी गई। इसका लाभ ये हुआ कि देखते ही देखते विश्व भर की कंपनियों ने 4-5 वर्षों के भीतर ही सिंगापुर में अपने उद्योग लगा लिए। इससे सिंगापुर के लोगों की आजीविका की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। किंतु ली ने ये ध्यान दिया कि उनके देश के लोग जो काम कर रहे हैं वो ऐसा है जिसके लिए किसी विशेष स्किल की आवश्यकता नहीं है और इससे देश को भी अधिक लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे देश के उत्पादन में विशेष प्रगति नहीं हो रही है। इसके पश्चात उन्होंने तकनीक पर ध्यान दिया, देश के अंदर तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ाया, लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क मेमोरी चिप जैसे प्रोडक्ट को बनाना आरंभ किया और 1 दशक के पश्चात ही सिंगापुर में बेरोजगारी दर 0 पर पहुंच गई थी। आज सिंगापुर के पास विश्व की सबसे उत्तम एयरलाइंस सहित कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनमें भारत अभी तक बहुत पीछे है। सिंगापुर को जिस समय मलेशिया से पृथक किया गया, उस समय सिंगापुर में चीनी, भारतीय, मलेशियाई ऐसे कई देशों के अलग अलग संस्कृति के लोग थे। यदि ली चाहते तो वे भी इनकी जाति जनगणना करा के इन्हें आरक्षण देकर इनमें वैमनस्य उत्पन्न करके अपनी राजनीति कर सकते थे, किंतु ऐसा करने से सिंगापुर कभी वो नहीं बन पाता जो आज वो है। ली ने सिंगापुर को पूरे विश्व में अग्रणी बनाने के लिए कौशल का विकास किया। इसलिए हमारा मानना है कि भारत में हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने के स्थान पर हिंदुत्व के राष्ट्रभाव को विकसित करने की दिशा में कार्य हो और जाति जनगणना से अधिक आवश्यक कौशल जनगणना लागू होनी चाहिए, जिससे भारत भी सिंगापुर की भांति ही विकास कर सके और भारत भी सिंगापुर की ही भांति हिंसा मुक्त और राष्ट्रीयता के साथ आगे बढ़ सके। इस पर आपके क्या विचार हैं, इसे कमेंट में अवश्य शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।